प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन आप सभी का हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। जल्दी जल्दी फटाफट सभी साथी जुड़ जाइए, फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करें पूरे जोश पूरे उत्साह के साथ। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, शुभ प्रभात, शुभ प्रभात। फटाफट जुड़ जाओ सभी बाबू। गुड मॉर्निंग श्रवण, गुड मॉर्निंग श्वेता, गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग ऋतिक, गुड मॉर्निंग अंजलि, गुड मॉर्निंग विकी, गुड मॉर्निंग सुहानी, गुड मॉर्निंग सत्यम, गुड मॉर्निंग शोभा, मुस्कान, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को शुभ प्रभात। एक बार पुनः से आप सभी साथियों का हार्दिक आभार, अभिनंदन हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल और हमारे इस प्यारे से हिंदी मीडियम बैच हुंकार में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग साथियों। और आज हम लोग आप जानते हैं स्टार्ट करने वाले हैं कुछ चीज़ों को। पहले तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और पहले तो पीवाईक्यू करेंगे। अभी कुछ पीवाईक्यू शेष हैं। कल मैंने कहा था ना कि कुछ पीवाईक्यू बचे हुए हैं, उन पीवाईक्यू पे पहले बात करेंगे और फिर उसके बाद नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे आज। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा जहाँ तक है, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। फटाफट कॉपी पेन निकाल लो बेटा, जल्दी जल्दी कॉपी पेन निकालो। मेरे पास क्वेश्चन है, आंसर तो सभी साथ में लिखेंगे, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग सभी साथियों को, शुभ प्रभात। आज जो है विद्युत धारा पाठ है, टॉपिक भी चालक में विद्युत धारा स्टार्ट कर दूंगा, बट पहले कुछ पीवाईक्यूज हैं, पहले हम लोग पीवाईक्यूज खत्म करेंगे, उसके बाद नया पाठ हमारा जो है विद्युत धारा उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बातें? सबको बातें समझ में आ गई? गुड मॉर्निंग। अच्छा एक चीज़ और आपको संडे के दिन एक एक्स्ट्रा क्लास भी देनी पड़ेगी। संडे के दिन एक एक्स्ट्रा क्लास देनी पड़ेगी फिजिक्स की, ठीक है। दे लोगे? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? संडे के दिन एक एक्स्ट्रा क्लास लेने में कोई दिक्कत है? नहीं है, ठीक है, बढ़िया। नो सर, हाँ। तो संडे के दिन एक एक्स्ट्रा क्लास, सिर्फ फिजिक्स की क्लास रहेगी, बाकी किसी सब्जेक्ट की नहीं रहेगी, तो सिर्फ फिजिक्स की रहेगी। तो एक एक्स्ट्रा क्लास संडे के दिन हम लगाना चाहते हैं फिजिक्स की, जिसमें हम लोग इस चैप्टर का जो चैप्टर नंबर 2 है ना, चैप्टर नंबर जो 2 है, इसके लॉन्ग आंसर्स करेंगे। चैप्टर 2 का क्या करेंगे? लॉन्ग आंसर करेंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 2 का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए हम लोग संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, उसमें करेंगे हम लोग, ठीक है। डन है सब बच्चों को? कोई दिक्कत? ऑब्जेक्टिव भी संडे को ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो संडे को ऑब्जेक्टिव ले लेंगे और लॉन्ग आंसर कर लेंगे। बताओ सही है? तो संडे को ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग आंसर सही है। क्लास में ऐप पे ही, कहीं यूट्यूब पे नहीं, यहीं पे ऐप पे, ठीक है। चलो बढ़िया है भैया। तो स्टार्ट करा जाए फिर आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने 2018 में आया हुआ, कल मैंने कहा था इसे कर लेना। सब बच्चों ने किया कि नहीं किया भाई? किया इसे कि नहीं किया? होमवर्क में किया था कि नहीं किया था? तो सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है। हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की प्लेटों को 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखने पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना करें। माने हमें सी का वैल्यू निकालना था। आप सभी जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला यही ना होता है, A इंटू एप्साइलन नॉट अपॉन में डी। बताइए, पीछे प्रूफ करा चुका हूँ कि नहीं? ये फॉर्मूला पिछली क्लासेस में प्रूफ कराया है फॉर्मूले को? हाँ सर कराया है। जब कराया है तो आप मुझे ये बताइए कि भाई साहब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए का वैल्यू कितना दिया है, क्षेत्रफल का वैल्यू हमें कितना दिया है? ए क्या है यहाँ? क्षेत्रफल है। डी क्या है? दूरी है। क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे लिखाएंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा सेंटीमीटर को मीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है। बिना मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किए हम वैल्यू को रख नहीं सकते, बिना मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किए हम वैल्यू को फॉर्मूले में रख नहीं पाएंगे, मान को हम फॉर्मूले में रख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हमें पहले इसको सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 6 गुणे 10 के घाते -4 मीटर स्क्वायर कन्वर्ट हो गया। आगे कह रहा है 2 मिलीमीटर का दूरी, तो डिस्टेंस जो है हमें 2 मिलीमीटर दिया हुआ है। मिलीमीटर जो होता है इसको जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 10 की घाते -3 लगा देते हैं, इससे हो गया मीटर में कन्वर्ट। तो मिलीमीटर जो होता है उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घाते -3 से गुणा किया,
सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात -4 से गुणा किया। दोनों जब मीटर में हो जाएंगे कन्वर्ट, अब वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो सी का वैल्यू पुट करोगे तो ए का वैल्यू कितना है, 6 गुणे 10 की घात -4 गुणे में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, ये तो है ही है नीचे। और नीचे कौन बैठा हुआ है, डी। डी का वैल्यू कितना, 2 गुणे 10 की घात -3। अच्छा 2 से 6 कट जाएगा, 3 बार में कट गया, और -3 है ऊपर गया तो +3 बन जाएगा। ये -3 ऊपर गया क्या बन जाएगा, +3 बन जाएगा। हम इसे यहाँ से हटा दें, हटा दें, नीचे ख़त्म सब, नीचे सबकी कहानी ख़त्म हो गई। क्या इतनी बात सबको समझ में आया कि नहीं आया भाई? यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? डी का वैल्यू जो मैंने वहाँ रखा था मैंने यहाँ रख दिया, 2 से 6 को काट दिया 3 बार में, -3 जो था ऊपर चला गया तो 10 की घात -4 पहले बैठा था, -3 ऊपर गया, +3 बन गया। तो मैं कहा भाई सब नीचे खत्म हो गया, तो नीचे वाले सबको हटा दिया मैंने। बताओ सबको समझ में आ गया यहाँ तक? आया कि नहीं आया? दीपक, रुचि, रवि किशन, आया कि नहीं आया? आकृति, आ गया ना? तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, 8.85 ये एक नंबर है और 3 एक नंबर है। हम यहाँ पे लिख देंगे 3 गुणे 8.85 इंटू में पावर देखिए क्या क्या बन जाएगी, इसकी पावर देखिए यहाँ पे क्या बनेगी, -4 + 3 कितना हो गया, -4 + 3 बन गया -1, और -12 पहले से बैठे हुए हैं तो -12 भी ऐसे बैठा दीजिए। -12 और एक माइनस के लिए कितना बन गया, -13 बन गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो बेटा। 8.85 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिरिक 15, 8 तिरिक 24, 1 25, 8 तिरिक 24, 25 26, 26.55। गुणे 10 की घात -12 1 -13। ठीक है, अब दशमलव आप चाहो तो एक डिजिट पीछे खसका दो। अगर एक डिजिट इसको पीछे खसकाओगे तो 2.65 बन जाएगा। ये एक 5 को फिर छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। 2.65 एक डिजिट अगर पीछे खसकाओगे तो गुणे में 10 की घात -12 तो है ही है, एक इसमें जुड़ जाएगा तो -12 बन जाएगा। -13 था ना ये, एक डिजिट ऐसे पीछे खसकाओगे तो यहाँ पे -12 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही एक डिजिट पीछे खसकाओगे -12 हो जाएगा। और आप जब जानते हो 10 की घात -12 फैरेड कितना होता है, 10 की घात -12 फैरेड कितना होता है, कौन बच्चा बताएगा? पीको फैरेड बोलते हैं कि माइक्रो फैरेड बोलते हैं? 10 की घात -12 फैरेड को क्या बोलते हैं, पीको फैरेड की माइक्रो फैरेड? पीको फैरेड बोलते हैं, पक्का, पक्की बात है। तो हम इसे पीको फैरेड बोल दें तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, 2.65 पीको फैरेड आ जाएगा क्या? बताओ, आ जाएगा क्या? हाँ सर आ तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे वैल्यूज़ क्या कहने को कह रहा है। आगे ये कह रहा है कि वायु को परावैद्युत माध्यम के रूप में प्रयुक्त माना जाए, तब ये बात हो रही है। आगे कह रहा है यदि इसी संधारित्र को 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना होगा। अब कह रहा है कि सप्लाई से भी जोड़ दो बेटा। अब आपको देखो क्या क्या चीज़ें दी हैं, सी बराबर दिया है 2.65 और पीको फैरेड माने 10 की घात -12 फैरेड दे रखा है, ये वाला सी का मान इतना आया है, सी का मान इतना आया कि नहीं आया? सी का मान इतना आया। और कह रहा है कि वोल्टेज भी आपको पता है 200 वोल्ट पता है आपको, वोल्टेज भी पता है, वी का मान भी पता है हमें, 200 वोल्ट पता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझसे हो नहीं रहा, न्यूमेरिकल हो नहीं रहा। बेटा तुम्हारा हाथ किसी ने नहीं पकड़ा है। हो नहीं रहा का मतलब ये होता है कि मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया है और मेरा हाथ चल नहीं पा रहा है। अगर तुम्हारा हाथ किसी ने नहीं पकड़ा, तुम्हारे दिमाग को किसी ने नहीं पकड़ा है, तो तुम्हें तो न्यूमेरिकल हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कठिन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ गुणा भाग है, 2-3 नंबर का गुणा, बचपन से करते आ रहे हो गुणा भाग। गुणा भाग करने में कहाँ दिक्कत आती है, जोड़ने घटाने में दिक्कत आती है क्या? सी का वैल्यू है, वी का वैल्यू है, मेरे पास 2 वैल्यू है, मेरे पास सी और वी वैल्यू है। मुझे क्यों निकालना है, आवेश निकालना है बेटा, आवेश। देखो आवेश कह रहा है, मुझे क्यों का मान निकालना है। तो जब मेरे पास सी है वी है तो क्या मैं क्यों नहीं निकाल पाऊंगा? फॉर्मूला क्या होता है, क्यों बराबर सी इंटू वी होता है, सी इंटू वी होता है। सी का वैल्यू ये दिया है, वी का वैल्यू ये दिया है, गुणा कर दो निकल आएगा, गुणा कर दो जी निकल आएगा सी और वी को। क्यू बराबर क्या होता है, सी इंटू वी। आवेश बराबर कितना होता है, धारिता गुणे वोल्टेज। रिपीट इज द ओनली वन। अच्छा हाँ, तो रिपीट हम कर रहे हैं बाबू, देखो रिपीट अब हम कर रहे हैं, रिपीट देखो अब हम करने जा रहे हैं।
ध्यान से देखना बेटा, एक ही बार करेंगे तो ध्यान से बिल्कुल देखना, रिपीट, ठीक है। चलो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया था, तो मैंने यहाँ पे देखो क्षेत्रफल लिख लिया। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर था तो हमने इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 10⁻⁻4 से गुणा कर दिया 6 को। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर था तो 6 × 10⁻⁻4 कर दिया। 2 मिलीमीटर जो दूरी दी थी प्लेटों के बीच की, दूरी जो होती है उसे डी से शो करते हैं ऐसे फॉर्मूले में। तो दूरी डी हमें दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, तो 2 मिलीमीटर को हमने 2 × 10⁻³ लिख दिया। कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना करें। धारिता का यही तो एक फॉर्मूला होता है, 50 फॉर्मूला है क्या? जो बच्चे कहते हैं कि सर मुझे पता नहीं चलता फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अरे ये बताओ जरा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का 50 फॉर्मूला निकाला हूं क्या मैं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का 50 फॉर्मूला निकाला है क्या? एक ही फॉर्मूला तो होता है, एक ही फॉर्मूला तो होता है, सिर्फ ये वाला, है ना। जब यही एक फॉर्मूला है ये, तो यही में ना रखेंगे। अब क्या कह रहा है, वायु को परावैद्युत माध्यम के रूप में माना जाए, उसको छोड़ दो, उसकी कोई बात नहीं कह रहा। यदि इस संधारित्र को 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया, पहले धारिता तो निकाल लो। धारिता निकालने के लिए क्या किया, C बराबर A की वैल्यू रख दिया 6 × 10⁻⁻4। इसको सॉल्व कर लिया मैंने सॉल्व करके कहा कि भाई सॉल्व करते चले जाओ, यहाँ पे आपको इतना मिल जाएगा आखिरी में 2.65 पिकोफैरेड। अब जब C का वैल्यू मिल जाएगा, C का वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया, V का वैल्यू कितना दिया है प्रश्न में, आगे V का वैल्यू भी दे रखा है। कह रहा है Q का वैल्यू निकालिए, Q का वैल्यू निकालिए, तो Q बराबर C × V होता है। जब आपके पास Q निकालना है, C का वैल्यू इतना दिया है, V का वैल्यू इतना दिया है, तो इन दोनों को गुणा ही तो करना है मात्र। क्या गुणा मुझे करना पड़ेगा कि आप कर लोगे? गुणा आप तो कर लोगे ना भाई, होशियार बच्चे हो, गुणा तो कर ही लोगे कि भाई 2.65 × 10⁻12, इसको गुणा करना है 200 से। 200 का जो 2 है, 2 उसको इससे गुणा कर दो, 65 कितना हो जाएगा, 6 से 12 1 13, ठीक है। और पूरा गुणा कर दो, 2.65 को 2 से गुणा कर दो, गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 1 13 और 2 दूनी 4 1 5, 5.30 समथिंग कुछ आएगा। 5.30 × 10⁻, और -12 + 2 चला गया, इसका दो जो जीरो था उसको हमने 100 बना दिया, जो जीरो था उसको मैंने 100 बना दिया। 100 का 2 जीरो हो गया, तो यहाँ पे 12 से निकल गया, 10 बचेगा, इतना कूलम आवेश आएगा। कर लोगे, गुणा कर लोगे कि नहीं कर पाओगे भाई? देखो यहाँ पे कैसे किया, 2.65 को मैंने सिर्फ 2 से गुणा किया, इसका जो जीरो था वो 2 जीरो, उसको 10⁻2 निकाल दो, जो 2 जीरो है इसको 10⁻2 की तरह ट्रीट करो ना यार। 10⁻2, 10⁻2 और 10⁻−12, -12 और +2, -12 + 2 कितना हो जाएगा बताओ? -10 हो जाएगा। और 2 × 2.65 कितना हो जाएगा? 2 × 2.65 5.30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्या कह रहा है बच्चा? कह रहा है 8.85 कैसे आया, ये कहाँ से आया? एक बच्चा पूछा सर ये कहाँ से आया? बेटा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है, ये नहीं पता तुम्हें? पहले लेक्चर से नहीं ज्वाइन किए क्या, बीच से ज्वाइन किए हो? पहले चैप्टर में बताया था ना कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है। क्या दिक्कत आ रही है यार? अभी कोई दिक्कत है? अभी कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत? पक्का पक्का नहीं है दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए ना। चलो आगे बढ़ जा रहे हैं, रिपीट भी हो गया, 2 बार रिपीट भी तो कर दिए। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की दूसरी प्लेट का क्या कार्य है? दूसरी प्लेट का कार्य। बेटा ये हल्के हल्के क्वेश्चन है, इनमें कहाँ से तुमको दिक्कत होती है? ये बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है बाबू, समझो इस बात को। जीवन में अगर इनसे डरोगे, इनसे भागोगे, तो फिर बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे करोगे जिंदगी के? ठीक है, तुमको लग रहा है कि ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। जो बटे में डी था, वो बटे वाला डी तो मैंने कहा ना, बटे वाला जो डी था मैंने उसको क्या किया, बटे वाले डी को मैंने काट दिया ना। बटे वाले डी को, बटे में डी था, ये देखो 2 × 10⁻³ नीचे बैठा था, 2 से मैंने 6 को काट दिया, 10⁻³ भी मैंने ऊपर भेज दिया, +3 हो गया। ठीक है, चलो अगला देखो, समांतर प्लेट संधारित्र के दूसरी प्लेट का कार्य क्या है? दूसरी प्लेट का कार्य, ये तो हमारा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलिए उसका उत्तर लिखते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में जो दूसरी प्लेट होती है ना, मैंने आपको बता रखा है इसका कार्य, याद करिए तो याद आ जाएगा। देखिए, आप पहली वाली प्लेट को प्लस आवेश देते हो, प्लस आवेश देते हो,
जो इसके निकट रखी दूसरी प्लेट होती है वास्तव में इसके विभव को निरंतर कम करती रहती है, जिसके कारण यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आवेश संचित हो जाता है प्लेटों के बीच में। ठीक है, तो इसकी धारिता को बढ़ाने का काम करती है ये दूसरी वाली प्लेट। अगर दूसरी वाली प्लेट ना हो, सिंगल अकेले प्लेट हो, तो इसकी धारिता कम होगी, लेकिन अगर एक दूसरी प्लेट भी रख दी जाए इसके बगल में तो इसकी धारिता को हम बढ़ा सकते हैं। अगर इसके ऊपर प्लस आ जाएगा तो इसके पास चूंकि ये वाली प्लेट रखी हुई है तो उतना ही परिमाण का इसके ऊपर नेगेटिव आवेश आ जाएगा, इसके बाह्य पृष्ठ पर पॉजिटिव आ जाएगा उतना ही परिमाण का, लेकिन बाह्य पृष्ठ को हम भू संपर्कित कर देंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे। जब पृथ्वी से जोड़ते हैं तो बाहर वाला पृष्ठ का जितना भी पॉजिटिव होता है वो सब पृथ्वी में चला जाता है खरखरा के ऐसे। तो माइनस वाला जो यहाँ पे शीर्ष रहता है वो क्या करता है, इस प्लस वाले को, यहाँ पे कितना आवेश दिए जा रहे हो, यहाँ पे आवेश दिए जा रहे हो, लेकिन ये माइनस वाला इसके विभव को, इस वाली प्लेट के विभव को कम कर रहा है। पहली प्लेट के विभव को दूसरी वाली प्लेट निरंतर कम करती रहती है, जिसके कारण यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आवेश को प्लेटों के बीच में संचित कर सकते हैं, प्लेटों के बीच में इकट्ठा करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो प्लेटों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आवेश को संचित करना, संधारित्र की धारिता को बढ़ाना, यही सब काम होता है दूसरी वाली प्लेट का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, संधारित्र की दूसरी प्लेट, संधारित्र की दूसरी प्लेट का कार्य, दूसरी प्लेट का कार्य पहली प्लेट के विभव को, पहली प्लेट के विभव को निरंतर कम करके, निरंतर कम करना व संधारित्र की धारिता को बढ़ाना होता है, व संधारित्र में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आवेश को संचित कर, संधारित्र में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, या अधिक से अधिक भी लिख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी मन में आए आपको। संधारित्र में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आवेश को संचित कर, आवेश को संचित कर धारिता को बढ़ाना होता है, संधारित्र की धारिता को बढ़ाना होता है, संधारित्र की धारिता को बढ़ाना, धारिता को बढ़ाना। बताओ बेटा, समझ में आया? संधारित्र की जो दूसरी प्लेट होती है पहली प्लेट के विभव को निरंतर कम करना कार्य, पहली प्लेट के विभव को निरंतर कम करना, ठीक है। वह संधारित्र में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आवेश को संचित कर संधारित्र की धारिता को बढ़ाना होता है। जो दूसरी प्लेट का कार्य होता है यही होता है। सब बच्चों को समझ में आ गया? कमेंट बॉक्स में बताओ। जी सर, जी सर, जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। फॉर्मूला शीट मिल जाएगी प्रभु, दे देंगे, दे देंगे, दे देंगे, अभी दे देंगे। अभी हम खोजते हैं, अभी हम खोज के दे देंगे। लास्ट में हमको याद दिलाना, बीच में याद दिलाने के बजाय लास्ट में याद दिला देना। फॉर्मूला शीट दे देते हैं, दे देते हैं, ठीक है, यहीं दे देते हैं। कई बच्चों ने ले ली होगी, कई बच्चों ने वहाँ से टेलीग्राम से ले ली होगी, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं मिली है जिनको, तो मैं अभी दे देता हूँ, ठीक है। यार मेरे पास यहाँ पे है, रुको देखता हूँ मैं। बिहार बोर्ड का नहीं है, बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल, कोई नहीं, मैं अभी भेज देता हूँ, ठीक है, मेरे पास है, मैं अभी भेज देता हूँ। सभी बच्चों को अभी दिखाता हूँ। फिलहाल अभी इसको देखो, मैं अभी सब बच्चों को दिखाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मैं भेज दे रहा हूँ फटाक से। फॉर्मूला शीट चाहिए ना, मैं सबको भेज दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को सब बच्चे लिख लिए कॉपी में, फटाफट बताओ, हो गया कॉपी में? क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? आंसर लिखे? आंसर लिखें? चलो
किन्हीं दो कारकों को बताइए जिनसे चालक की धारिता प्रभावित होती है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 2014 में आया हुआ प्रश्न है। ऑलरेडी मैं आपको ये क्लास में बता चुका हूं कि कोई दो कारक ऐसे लिखिए जिससे धारिता बढ़ती है या घटती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि सी बराबर क्या है, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। कई सारे बच्चों ने कहा सर एप्सिलॉन नॉट पे भी तो धारिता निर्भर करनी चाहिए। कैसे निर्भर करेगी भैया, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू फिक्स होता है, इसका वैल्यू इतना ही होता है, इससे बढ़ घट नहीं सकता। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू नहीं फिक्स है पूरा, एप्सिलॉन का वैल्यू फिक्स नहीं है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फिक्स है। इसके नीचे जीरो लग गया तो इसका वैल्यू फिक्स है, 8.85 इंटू 10⁻12। ये वैल्यू इसका फिक्स है बाबू, ठीक है। तो इस पे निर्भर नहीं करती। कभी भी फिक्स चीजों पे धारिता कैसे निर्भर करेगी, फिक्स चीजों पे निर्भर नहीं कर सकती। आप खुद बताओ, जैसे आपका दोस्त स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा, आप दो लोग हैं, मान लो एक है कौन, दो लोगों को मैं नाम ले रहा हूं, दो लोग हैं हमारी, कौन कौन है ये दो लोग भाई, एक है दीपू और एक है दो लड़कों को नाम ले लेते हैं, प्रियांशु है और एक प्रिंस है। तो एक प्रियांशु है एक प्रिंस है, दो बच्चे हैं हमारे यहाँ, प्रियांशु और प्रिंस। अच्छा, दोनों बच्चे जो है सेम स्कूल में जाते हैं। हाँ, प्रियांशु कहता है कि जो है तुम स्कूल जाओगे तो हम भी जाएंगे, दोस्त है ना दोनों लोग, पक्के वाले दोस्त हैं। ये कहता है तुम स्कूल जाओगे तो हम भी जाएंगे, तुम नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे। मतलब इनका स्कूल जाना इसके स्कूल जाने पे निर्भर कर रहा है। अगर ये जाएंगे तो ये भी जाएंगे, ये नहीं जाएंगे तो ये भी नहीं जाएंगे, ये भी घर बैठेंगे। ये दिक्कत है दोनों के साथ, तो इसको कहते हैं निर्भर करना। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि प्रिंस जो है डेली स्कूल जाता है, प्रिंस डेली स्कूल जाता है, डेली जाता है, तो फिर प्रियांशु का जाना या ना जाना, प्रियांशु बेटा कैसे निर्भर करेगा उसके ऊपर। अगर प्रियांशु निर्भर करना चाहेगा तो प्रियांशु को भी डेली जाना पड़ेगा। अगर प्रियांशु निर्भर करने की कोशिश करेगा तो प्रियांशु को भी जाना पड़ेगा ना भाई डेली। या फिर प्रिंस अगर स्कूल से नाम कटवा के घर में बैठ गया तो फिर प्रियांशु को भी बैठना पड़ जाएगा। इस तरीके से तो प्रियांशु की भी पढ़ाई खराब हो जाएगी। तो जो यहाँ पे धारिता होती है वो कांस्टेंट चीजों पे निर्भर नहीं करती। अगर जो चीज फिक्स हो गई, मान लो अगर प्रिंस जा ही रहा है स्कूल, लगातार जा रहा है, छुट्टी नहीं कर रहा, बिल्कुल एकदम साल भर जाएगा, रोज जाएगा, संडे को भी जाएगा। अगर प्रिंस संडे को भी पढ़ रहा है तो प्रियांशु कहेगा भाई मुझसे तो ना हो पाएगा, मैं तो संडे उंडे ना पढ़ पाऊंगा, मैं तो संडे के दिन खेलूंगा। जिसकी धारिता कभी भी फिर प्रिंस पे निर्भर नहीं कर पाएगी, वो फिर प्रिंस पे निर्भर ही नहीं कर सकता अगर प्रिंस कांस्टेंट हो गया तो। उसी तरीके से जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उस पर धारिता कभी भी निर्भर नहीं करती, हमेशा किस पे निर्भर करेगी, क्षेत्रफल पर। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ाया घटाया जा सकता है प्लेटों का। प्लेटों के बीच की दूरी को, डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है, दूरी को बढ़ाई घटाई जा सकती है। तो ए और डी इन दोनों पे निर्भर करता है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर इस फॉर्मूले में प्लेटों के बीच में अगर हम कोई परावैद्युत पदार्थ भर दें तो यहाँ पे परावैद्युतांक के से गुणा करते हैं तो उस पर भी धारिता निर्भर करती है। तो तीन चीजों पे निर्भर करती है। कौन कौन सी चीजें हैं? पहली चीज है, इसमें हमें सिर्फ दो बताने हैं, हमें सिर्फ दो कारकों के बारे में बताने हैं, लेकिन मैं आपको तीन बता देता हूँ। पहला है के, यानी प्लेटों के बीच के परावैद्युत पदार्थ पर निर्भर करती है। दूसरा किस पे निर्भर करती है? प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तीसरा किस पे निर्भर करती है? प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। तीन आपके फॉर्मूले से सीधा सीधा मिल रहे हैं, सीधा सीधा मिल रहे हैं। इन्हीं तीनों को याद करके अच्छा नंबर लाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली के का मतलब प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ पर निर्भर करती है। परावैद्युत पदार्थ पर निर्भर करती है धारिता, पदार्थ पर। ठीक है। दूसरा क्या है? प्लेटों के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी लिख सकते हो, क्षेत्रफल भी कोई दिक्कत नहीं। प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, ठीक है, ये इन तीनों पर निर्भर करती है धारिता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संधारित्र की धारिताएं C1 व C2 हैं, इनके पार्श्वबद्ध और श्रेणीबद्ध परिपथ में दर्शाइए। चित्र बनाने के लिए आया था 2013 में एक क्वेश्चन, चित्र बनाने के लिए आया हुआ था 2013 में एक क्वेश्चन। क्या दिक्कत है? पक्का बैक सर? अच्छा बैक करना है, कर दे रहा हूँ, ये लो
ठीक है। और कोई दिक्कत? फिर कहाँ भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे? अरे यहीं दिखाऊंगा, फॉर्मूला शीट चाहिए, तुरंत चाहिए। सब बच्चों को तुरंत फॉर्मूला शीट देखनी है क्या? तुरंत देखनी है, मानोगे ही नहीं, बिल्कुल एक भी सेकंड नहीं, लेट चाहिए ही नहीं। सर तुरंत अभी के अभी दिखाइए, अभी दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया। खोलोगे? सौरभ सर कहाँ भेज दिए? यार मैंने भेजा तो था, रुको आ रही है, मैं भेज रहा हूँ, फिर से भेज दे रहा हूँ। भेजा तो था मैंने, आई क्यों नहीं अभी? अच्छा अच्छा अच्छा, इंटरनेट मैं बंद करके भेज रहा हूँ, तो वही कहाँ से आएगी फिर भाई? इंटरनेट तो चाहिए होगा ना भेजने के लिए। चलो चलो चलो, अब आई। अब तो आ गई है। चलो दिखा देते हैं फॉर्मूला शीट, नहीं मानोगे तो। भैया खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ, जल्दी 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 जल्दी, एक सेकंड दीजिए। मैं इसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, मैं इसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जब ये क्लास एंड हो जाएगी तो मैं इसको आपको पूरा प्रोवाइड कर दूंगा, ये फार्मूला शीट है पूरी, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो अभी, या तो मैं पूरा फार्मूला शीट अभी प्रोवाइड कर दूंगा। जब आपका जो आज की क्लास पीडीएफ होगी, तो क्लास पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो पूरा क्लास पीडीएफ में लास्ट में देख लीजिएगा, ये आपको प्रोवाइड मिलेगी। तो क्लास पीडीएफ में ये रहेगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्लास पीडीएफ में दे दूं डाल के, क्लास पीडीएफ में डाल के दे दूं पूरी फार्मूला शीट, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए ठीक है, बढ़िया। तो ये है भैया फार्मूला शीट पूरे चैप्टर की। तो मैं इसको क्लास पीडीएफ में आपको मर्ज करके दे दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशान नहीं हो, बिल्कुल परेशान मत हुआ करो छोटी छोटी चीज़ों पर, ठीक है। चलो अब देखिए, फिलहाल आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। भैया दो संधारित्र की धारिताएं C1 और C2 हैं। क्वेश्चन नोट करे कि नहीं नोट करे? इसको करने के बाद क्या आपने इसको नोट किया? क्या आपने इसे नोट किया? नहीं किया ना, पाप कर दिया फिर से? जल्दी बताओ, नोट किया? नहीं किया तो करो, क्यों क्यों नहीं किए? चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है, रुक जा बेटवा रुक जा, कहती हड़बड़ी करते हो। हड़बड़ी ना करो, सब चीजों का हल है यहीं पे है, और हमारे द्वारा ही है सब कुछ। बस जल्दी जल्दी चाहिए, खा लें फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ, उतना तेज हजम नहीं कर पाते। 1 2 3, ठीक है, डन हो गया। चलो आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो बेटा, आगे करना है जल्दी जल्दी फटाफट, ठीक है। दो संधारित्र की धारिताएं C1 C2 है, इन्हें पार्श्व और श्रेणीबद्ध परिपथ में दर्शाई। तो पार्श्व मतलब क्या होता है? समांतर क्रम। पार्श्व माने क्या होता है? समांतर क्रम में दर्शाना है। श्रेणीबद्ध माने श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। तो आपको दो क्रम में दर्शाने हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम परिपथ में दर्शाने हैं। किसको? C1 और C2 को। तो बेटा समांतर में ऐसे दर्शा दो, ऐसे समांतर में दर्शा दो, ये हो गए ऐसे करके। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, यहाँ पे ऐसे दिखाओ, यहाँ पे ऐसे दिखाओ। चाहो तो इसको आप बैटरी से भी जोड़ सकते हो, इसको आप चाहो तो बैटरी से भी ऐसे संबद्ध कर सकते हो। इसको नाम दे दो A बिंदु, इसको नाम दे दो B बिंदु। यहाँ पे चाहो तो यहाँ से प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट आवेश निकाल दो। क्यों? यहाँ से आवेश को दिखा दो कि Q1 आवेश बढ़ गया, Q2 आवेश बढ़ गया। बैटरी के वोल्टेज को भी दिखा दो, इस तरीके से आप दिखा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप परिपथ को पूरे अच्छे तरीके से डायग्राम बना के दिखा सकते हो। यहाँ Q1 आवेश आया, Q आवेश यहाँ से चल के आया, यहाँ पे Q1 चला गया, यहाँ पे Q2 चला गया, फिर दोनों आवेश आके फिर से यहाँ पे मिल गए और वापस से Q1 के बैटरी में घुस गए। इस तरीके से आप इसको समांतर क्रम में हमने दर्शा दिया। ये हो गया हमारा समांतर क्रम। किसमें हो गया ये? समांतर क्रम हो गया ये, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में जब दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे बेटा? श्रेणी क्रम में दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे? श्रेणी क्रम में दर्शाने के लिए ऐसे दर्शा देंगे, एक प्लेट दूसरा प्लेट आगे जोड़ करके ऐसे बना देंगे। C1 ये हो गया, C2 ये हो गया, और दोनों को हम लोग बैटरी से ऐसे करके, बैटरी के टर्मिनल से ऐसे करके ऐसे जोड़ के दर्शा देंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इसका प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, यहाँ से Q आवेश निकला, वही Q आवेश यहाँ पे भी जाएगा, वही Q आवेश यहाँ जाएगा। यहाँ आवेशों का बंटवारा नहीं होता,
बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो बैटरी का वोल्टेज बढ़ जाता है, V1 इसके सिरे पर बढ़ जाएगा, V2 इसके सिरे पर बढ़ जाएगा। इस तरीके से अगर आप पूरा दर्शा देते हो तो बहुत बढ़िया है, नंबर आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर समझ करके बहुत अच्छे से नंबर दे देगा। डन हो गया? डन हो गया कि नहीं हो गया बताओ? सर नोट्स नहीं आया है अभी, ये वो दिक्कत है, समस्या है। विद्युतीय विभव, विद्युतीय विभव की परिभाषा लिखे, पहले इससे कर लो फिर हम लोग बात करेंगे यार, अभी बहुत सारी बातें करेंगे, पहले इसको कर लो फिर इसके बाद। ठीक है, पहले क्लास में कर लो ये सब चीज़ें। ये डायग्राम सबका बन गया? नहीं बना तो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं बेटा, टाइम चला जाता है बहुत सारा इससे में। ठीक है, हो जाएगा? बना लोगे कि नहीं बना लोगे? एक श्रेणी क्रम में इसको समांतर में देखो जोड़ दिया दो C1 C2 को, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया C1 C2 को, यहाँ से क्यू आवेश जा रहा है वही क्यू आवेश इसके सिरों पर गया, क्यू आवेश इसमें भी गया, लेकिन ये जो विभवांतर भी है इसमें बढ़ जाता है। श्रेणी क्रम में विभवांतर बढ़ता है, समांतर क्रम में आवेश बढ़ता है, जो भी आवेश आता है वो आवेश चल के इधर उधर बढ़ जाता है तार से। ठीक है, समांतर क्रम में आवेश का बंटवारा, श्रेणी क्रम में विभव का बंटवारा, विभवांतर का बंटवारा। बात समझ में आ गया? दोनों का बंटवारा समझ गए? दोनों में कौन कौन सा बंटवारा होगा? एक बच्चा लिख रहा है सर नोट्स नहीं आया है, 20 दिन हो गया है, क्या बताएं। विद्युतीय विभव की परिभाषा लिखें, विद्युतीय विभव का परिभाषा लिखें। ठीक है, तो विद्युतीय विभव का परिभाषा चलिए हम लोग देख रहे हैं। एक काम करना, जिन जिन बच्चों का नोट्स नहीं आया है वो मुझे पर्सनल कम्युनिटी में मैसेज करके अपना अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, तो मैं टीम को दे दूंगा, जो नोट्स डिलीवर करते हैं उनको दे दूंगा और वो आपसे बात कर लेंगे। तो जिन जिन बच्चों को नोट्स नहीं आया वो मुझे अपना पर्सनल मोबाइल नंबर कम्युनिटी पे दे दीजिएगा। डाउट सेक्शन में मत डालिएगा, नहीं तो आपका मोबाइल नंबर बहुत लोगों के पास चला जाएगा, जितने बच्चे हैं सबके पास चला जाएगा। तो आप मुझे कम्युनिटी में दे दीजिएगा अपना नंबर, मैं जो भी डिलीवर करते हैं नोट्स उनसे उनको आपका नंबर दे दूंगा, तो आपसे बात कर लेंगे, आप उनसे बात कर लीजिएगा कहाँ पे समस्या आ रही है। ठीक है, ठीक है, डाउट सेक्शन में मत डालिएगा, पर्सनल मुझे कम्युनिटी पे भेज दीजिएगा अपना नंबर। ठीक है ना? यही इसका सॉल्यूशन है बाबू, यही एकमात्र इसका सॉल्यूशन है कि मैं आपको खुद जो है बात करवा दूं, जो हमारे डिलीवर करते हैं नोट्स वाले, ताकि आप उनसे बात करके अपना सॉल्यूशन निकाल सके कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे गुस्सा करना, लाल टमाटर भेजना, क्लास में पढ़ाई ना करना, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन इसका यही है बस कि आप मुझे पर्सनली कम्युनिटी पे मैसेज कर दीजिए अपना फ़ोन नंबर कि सर ये मेरा नोट्स नहीं आया है इतने दिनों से और ये मेरा नंबर है, तो मैं आपको नंबर जो है, जो भी हमारे डिलीवरी पार्टनर है मैं उनको दे दूंगा, और आप उनसे लगातार संपर्क बनाए रहिएगा, पूछते रहिएगा टाइम टाइम पे कि भाई क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, तो विद्युतीय विभव का परिभाषा लिखें। चलिए आगे देखते हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, लेकिन पहले इसको खत्म करेंगे, एक आध दो क्वेश्चन बचे हैं। विद्युतीय विभव का परिभाषा पहले बताओगे, 2022 में आया हुआ है, ऐसे नहीं 2022 में आया हुआ है, पहले परिभाषा बताओ, परिभाषा बताओ फिर नया चैप्टर लिखो। क्या लिखोगे? विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव, किसी बिंदु पर विद्युत विभव, किसी बिंदु पर विद्युत विभव, विद्युत विभव क्या होता है, कॉमा, विद्युत विभव कॉमा अनंत से, अनंत से एकांक आवेश को, एकांक आवेश को लाकर उस बिंदु तक रखने में, उस बिंदु तक रखने में, उस बिंदु तक रखने में जो कार्य करना पड़ता है, रखने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से एकांक आवेश को लाकर उस बिंदु तक रखने में जो कार्य करना पड़ता है, उसे ही उस बिंदु पर, उसे ही उस बिंदु का विद्युतीय विभव कहते हैं।
विद्युत विभव या विद्युतीय विभव कहते हैं इसका यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक वोल्ट है। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि जब लिखिएगा तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल दीजिएगा या दूसरी पेन से लिखिएगा, काली पेन से लिखिएगा। अदिश राशि है, खड़ी पाई, इसका मात्रक वोल्ट है। इसका मात्रक, जब ऐसे मात्रक लिखिएगा तो नीली पेन के बाद ऐसे काली पेन डाल के ऐसे लिख दीजिएगा वोल्ट। काली पेन डालिए और काली पेन से लिखिए वोल्ट है, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे अगर आप नीला काला जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आप उसे हाईलाइट करते हुए काली पेन से लिख देते हो तो आपको अच्छा नंबर मिलता है। हाईलाइट बहुत ज़रूरी है, आप जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहे हो उसको हाईलाइट करते चलिए। V इज इक्वल्स टू W अपॉन में Q, ठीक है, ये हो जाएगा। इस साल मैं आपको लिखना बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, पूरे साल में आपको लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप आंसर राइटिंग बहुत तगड़ी करोगे इस बार। समझ में आ गया सबको? कब पूछा गया है क्वेश्चन? अरे 2022 लिखा तो है, 2022 दिख नहीं रहा? 2022 वो लाल है ना, लाल से दिख नहीं रहा, वो 2022 लिखा है। हो गया सबका? सबका हो गया कि नहीं बताओ जल्दी से? सबका हो गया? समझ भी आया? समझ में भी आया, हो भी गया? ये कराया है, ये तो कराया है भाई, ये तो क्लास में कराया है पूरा पूरा, ये तो पूरा पूरा क्लास में कराया है। पहला चैप्टर, पहला लेक्चर ये तो था विद्युत विभव के बारे में। जो बच्चे नए हो शायद उन्हें ना आया हो, लेकिन पुराने सारे बच्चों को तो पता ही होगा ना कि विद्युत विभव V बराबर W अपॉन Q होता है। तो नए बच्चे सारा ये पुराना लेक्चर देखेंगे, ठीक है, और एक बार पोल हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। एक बार पोल हो जाए, सब बच्चों को बताना है कि ये चीज़ें, ये वाली समझ में आई, विद्युत विभव वाला समझ में आया, मैटर क्या है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है, विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है, देखिए विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है, उस बिंदु पर आपको विद्युत विभव निकालना है। देखिए विद्युत क्षेत्र है इस तरीके से और यहाँ पे कोई बिंदु है, बिंदु, यहाँ पे कोई बिंदु है, इस बिंदु पर आपको विद्युत विभव निकालना है। तो क्या करोगे, कोई भी एकांक आवेश को, एकांक आवेश मतलब एक कूलम के आवेश को, एक कूलम के आवेश को आप अनंत से कहाँ ला रहे हो, विद्युत क्षेत्र में इस बिंदु तक ला रहे हो। तो जो कार्य करना पड़ा लाने में, वो कार्य W बटे में वो आवेश एक कूलम वाला, दोनों को भाग कर दो। जो कार्य करना पड़ा वो कार्य बटे में एक कूलम वाला आवेश जिसको आप घसीट के लाए हो वो आवेश, दोनों को भाग कर दो, तो वो उस बिंदु पर क्या आ जाएगा, विभव आ जाएगा। विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, अदिश राशि है, इसका मात्रक वोल्ट है। सारी चीजें हो गई। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबको समझ आ गया? चलो फटाफट बताओ जल्दी से। ये तो मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, नया चीज नहीं बताया भाई। लोगों को लगता है मैं नया नया चीज बता रहा हूँ। तो पहला लेक्चर ये तो था दूसरे चैप्टर का। बढ़िया, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको खत्म करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट। ए और बी बिंदु के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करनी है। सबको दिख रहा है डायग्राम? डायग्राम सबको दिख रहा है, इजिली विजिबल है? विजिबल है कि नहीं है, जल्दी जल्दी बताओ। देखो बेटा, बिंदु ए ये है, बिंदु बी ये है, ठीक है, ए ये है, बी ये है। जो बिंदु होता है मेन, जिनके बीच में हमें धारिता निकालनी होती है, उसको छेड़खानी नहीं करेंगे। बाकी सब तुम बदल सकते हो, बस इसको नहीं बदल सकते। जिन दो बिंदुओं ए और बी के बीच धारिता निकालनी होती है, आप इन दो बिंदुओं को साथ कोई छेड़खानी मत करिए। बाकी सब बिंदु, देखो एक बिंदु यहाँ डी है, एक बिंदु यहाँ सी है, ये सी और डी को साथ तुम छेड़खानी कर सकते हो। हम कहते हैं इन्हें मानो ही मत, डी को हटा दो, सी को हटा दो, ये दोनों बिंदु हटा दो। बस कौन से दो बिंदु बचे छोड़ो, बस ए और बी जिनके बीच धारिता निकालनी है, सिर्फ उन्हें रखे रहो बस। बाकी सारे बिंदु डी और सी, देखो दोनों बिंदु मैंने हटा दिए। ऐसे किया जाता है इसको सॉल्व, ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। हो जाएगा। नींद लग रहा है? अरे लग जाएगा नींद बेटा, इसको सॉल्व कर लो, तुमको हम सुलाएं फिर अच्छे से। इसको सॉल्व करो फिर सो जाना, इसको सॉल्व कर लो फिर तुम सोना बैठ के आराम से, ठीक है। आगे देखो, इसको देखो क्या करेंगे फिर। देखो बेटा बहुत ध्यान से देखना, बहुत आराम से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखिए ये सी है, यही आगे तार ऐसे जाकर के इस सी के साथ जुड़ गया।
तो ये वाला सी श्रेणी में है कि समांतर में? ये सी तुम बताओ श्रेणी में कि समांतर में? कहोगे सर ये तो श्रेणी हो गया भैया, सी श्रेणी। अच्छा सी श्रेणी है तो इसका तुल्य धारिता कितना हो जाएगा? सी श्रेणी है तो इसका तुल्य धारिता कितना हो जाएगा? कहोगे सर श्रेणी में तुल्य धारिता 1/सी डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। श्रेणी का फॉर्मूला तो यही होता है ना। तो सी हो गया 1/C प्लस 1/C, कितना हो गया? सी एलसीएम आ गया, तो 1 + 1 हो गया 2। 1/C डैश बराबर तुल्य धारिता कितनी हो गई? यहाँ से सी डैश पलट जाएगा तो C/2 हो जाएगा इसका तुल्य धारिता। मतलब इन दोनों को हटा दें और इनकी जगह क्या लगा दें? C/2 लगा दें जो इन दोनों का काम करे। बताओ जल्दी से। तो हाँ सर लगा दीजिए। तो हमने देखो ऐसे बनाया डायग्राम, देखो फिर से बनाया। ए बिंदु इधर ऐसे गया, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, फिर यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया, इस पॉइंट पे जोड़ दिया, इस पॉइंट पे जोड़ दिया। इस पॉइंट के बाद नीचे देखो एक ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर ऐसे जुड़ा हुआ है। देखो मेरे दोनों हाथ साथ साथ चल रहे हैं, इधर जुड़ा हुआ है। फिर देखो यहाँ पे फिर ऐसे सी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया। फिर यहाँ पे बी जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ से एक सी ऐसे करके ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे करके। क्या तुम इस तरीके से कॉपी में बना पाओगे? कॉपी में बना लोगे? होशियार हो कि नहीं हो? इन दोनों को हटा दिया मैंने क्योंकि श्रेणी में थे, तो इनको हटा करके इनकी जगह कितना जोड़ दिया? C/2 जोड़ दिया। तो ये C/2 इधर जुड़ गया। एक सी ये बचा हुआ है, अभी एक सी ये भी बचा हुआ है। अब जरा बताओ ये दोनों सी किस में जुड़े हैं? ये दोनों सी किस में जुड़े हैं? श्रेणी में कि समांतर में? ये बिचवा वाले श्रेणी में कि समांतर में? श्रेणी है पक्का? पक्का श्रेणी है। समांतर कहाँ है भाई? ये आगे तार गया, ये आगे तार इसी में जुड़ गया, ये कहां से समांतर है? ऐसे थोड़ी समांतर होता है, ये तो श्रेणी है। श्रेणी है ना जी, तो ये श्रेणी में जुड़े हैं, ठीक है। ये दोनों श्रेणी में है, तो श्रेणी में है तो भैया ये बताओ श्रेणी में जुड़ेंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा? देखो फिर से इसी डायग्राम को बनाओ। ए बनाओ, ऐसे तार ऐसे तार, ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया, ये दोनों को श्रेणी में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा भैया? एक संधारित्र बन जाएगा। दोनों जोड़ने के बाद एक संधारित्र बन जाएगा। ये भी ऊपर वाला भी C/2 और C श्रेणी में जोड़ने के बाद इसका भी हो जाएगा C/2, हो जाएगा कि नहीं? तो इसके बाद नीचे यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है? एक संधारित्र ये जुड़ा है, फिर यहाँ पे एक संधारित्र ये जुड़ा हुआ है। भाई बना लोगे? ए ये है बिंदु, बिंदु बी ये है, ये हमारा क्या है? सी है, ये हमारा सी है, ये भी अभी है। अब बताओ ये C/2 ये C/2 किस में है? श्रेणी में कि समांतर में? ये C/2 ये C/2 भैया यहाँ से देखो तार बटा है, यहाँ से देखो तार बटा है, ये तार बटा है, देखो ये तार बटा है, ये तार बटा है, ये तार यहाँ पे जुड़ रहा है, ये भी तार यहाँ पे जुड़ रहा है। दूसरी प्लेट दोनों की जुड़ रही है, पहली प्लेट एक बिंदु पर जुड़ रही है। तो किस में है ये दोनों? ये दोनों C/2 किस में है? श्रेणी में कि समांतर में? समांतर हो गए सर, समांतर हो गए। तो समांतर हो गए ये दोनों, हम इनको समांतर में जोड़ दें। एक और डायग्राम देखिए, इन दोनों को हटा दिया, दोनों की जगह हम क्या जोड़ दिया? C/2 क्या आपको पता है C/2 जुड़ के कितना हो जाएगा? C/2 जुड़ करके C हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है समांतर का? C1 + C2, यानी दोनों ऐसे ही जुड़ जाएंगे। C/2 हो जाएगा C। इन दोनों को हटा देंगे और इसकी जगह जोड़ देंगे एक C, बस एक C जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए A बैठा हुआ है पहले से, ये वाला A, और इन दोनों को हटा करके यहाँ पे C जोड़ दिया इन दोनों की जगह पे। ये फिर यहाँ पे आने के बाद ये तार ऐसे ना चला जाएगा, यहाँ पे आने के बाद एक तार ऐसे चला जाएगा, फिर से ये ऐसे, और ये ऐसे बिंदु B से जुड़ जाएगा, और यहाँ पे नीचे एक ऐसे C ऐसे बैठा हुआ है। तो यहाँ एक C, यहाँ एक C। अब जरा बताइए ये वाला जो बिंदु है A से जो ये जा रहा है, ये वाला, ये दोनों किस में है? ये दोनों किस में है? श्रेणी में कि समांतर में? ये दोनों किस में है भाई? ये दोनों किस में है? श्रेणी में कि समांतर में? तो आपका आंसर होगा कि सर ये तो हमारा श्रेणी में है। तो C श्रेणी में होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला क्या बनेगा C श्रेणी का? भैया C/2 हो जाएगा। तो ऊपर वाला देखिए फिर से बनाइए, ए बी, ए ये है, इसके बीच में ये जुड़ा हुआ है B ऐसे, ये A हो गया, ये B हो गया, इसके बीच में C है, और यहाँ पे इन दोनों को जब आपने जोड़ दिया, इन दोनों को आपने जब जोड़ दिया C को, तो श्रेणी में इसका क्या निकल के आया? इसका श्रेणी ऐसे बन गया, इन दोनों का एक हो गया, यानी C/2 हो गया। अब बताइए ये C/2 और ये C किसके साथ रह गया? समांतर में कि श्रेणी में? ये C/2 इन दोनों का जो आया C/2 और ये C के साथ नीचे समांतर में कि श्रेणी में?
समांतर हो गया। तो फॉर्मूला क्या हो गया भैया, C/2 प्लस में C। बताओ तुल्य धारिता कितना हो जाएगा, C/2 प्लस C, 2C प्लस 1C, 3C/2। ये आ गया फाइनल आपका आंसर। बताइए कैसे करेंगे इसे, समझ में आया? एक बार फिर से देखो बेटा, एक बार रिपीट कर रहा हूं, लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। ये C और ये C ऊपर देखो, डायग्राम में ऊपर मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं जितना भी खिंचा है मैं मिटा दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये C और ये C किस में जुड़े हैं, श्रेणी में जुड़े हैं, तो इन दोनों को हटा दिया, C श्रेणी, C श्रेणी का फॉर्मूला C जोड़ दिया। श्रेणी का फॉर्मूला यही ना होता है 1/C1 प्लस 1/C2। मैंने दोनों को जोड़ दिया, ए बी सी है, दोनों को C करके जोड़ दिया और एलसीएम ले लिया, C 1 + 1 2, 1/C' अगर 2/C है तो पलट जाएगा तो C/2 हो जाएगा। इन दोनों को हटा करके इसकी जगह क्या जोड़ दिया, C/2 जोड़ दिया। इन दोनों की जगह पे C/2 जोड़ दिया, इन दोनों की जगह फिर भी जोड़ना पड़ेगा, ये भी दोनों श्रेणी में तो है, तो इन दोनों को भी हटा दिया, इन दोनों की जगह पे हमने क्या कर दिया, C/2 जोड़ दिया। अब एक ऊपर C/2 एक नीचे C/2 क्या बन गया, समांतर हो गया, और समांतर होने के बाद क्या बन जाएगा, C बन जाएगा। इसकी जगह देखो एक C कर दिया, इसके अगवा एक C और बैठा था, हमने एक C और बैठाया, फिर नीचे एक C और है। इस तरीके से हमने कहा ये C और ये C किस में हो जाएंगे, ये श्रेणी में हो जाएंगे फिर, और जब ये श्रेणी में हो जाएंगे तो इनकी जगह पे C का श्रेणी कितना होता है, C/2 होता है। तो एक यहाँ पे C/2 बना दिया, नीचे ये C अभी भी बैठा है। अब ये C और ये C/2 किस में हो गए, समांतर में हो गए। समांतर का फॉर्मूला होता है C/2 प्लस C, डायरेक्ट जुड़ जाता है, तो C/2 प्लस C कितना हो जाएगा, 3C/2। सबको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ एक बार। आसान है, कर लोगे भाई। गुड़िया, कंचन, सईदा नाम है, साइदा नाम है, नेहा हो जाएगा, ऋतिक, गोविंद। चलिए अब डाल लीजिए अगला पाठ, विद्युत धारा, अध्याय 3 विद्युत धारा, अध्याय 3 विद्युत धारा। सब बच्चे डाल लो बेटा फटाफट, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, बहुत ज़्यादा तो स्टार्ट करेंगे हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को बहुत अच्छे से। अभी तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे बस, ठीक है। तो फटाफट जल्दी जल्दी अध्याय 3 के बारे में डाल लो। आज अध्याय 3 स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग मंडे से स्टार्ट कर देंगे प्रॉपर वे में इस चैप्टर को, ठीक है। आज बस स्टार्ट करना है हमें इस चैप्टर को, कि स्टार्ट हो जाए कम से कम, तो हम लोग मंडे से बढ़िया से इसको ले चलेंगे आगे। तो विद्युत धारा देखिए पाठ के अंतर्गत क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो पाठ के अंतर्गत पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में, फिर पढ़ेंगे चालक में विद्युत धारा, फिर पढ़ेंगे ओम का नियम, फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का अपवाह एवं प्रतिरोधकता का उद्गम, बहुत अच्छा चीज है। ओम के नियम की सीमाएं देखेंगे, फिर देखेंगे विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता, फिर देखेंगे प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, विद्युत ऊर्जा शक्ति देखेंगे, सेल विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध देखेंगे, श्रेणी और पार्श्व क्रम में सेल देखेंगे, किरचॉफ होता है, किरकॉफ लिखते हैं कहीं कहीं, तो किरकॉफ का नियम देखेंगे, व्हीटस्टोन सेतु देखेंगे, और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इतनी सारी चैप्टर में चीजें हैं बेटा, इतनी सारी चीजों को हमें पढ़ना है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, चैप्टर कितने मार्क्स का आता है परीक्षा में वो देख लेते हैं। अब चैप्टर का कितने मार्क्स का रहता है हमारी परीक्षा में योगदान। तो चैप्टर जो है हमारा 2000, अगर मैं 23 की बात करूं, 2023 में अगर मैं बात करूं तो 2023 में इससे आया था 12 नंबर का क्वेश्चन, 12 नंबर का क्वेश्चन आया था। 2022 की मैं बात करूं तो इसमें आया था 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। इस चैप्टर से सिर्फ 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। आपके 70 नंबर में से 18 नंबर का क्वेश्चन मात्र एक चैप्टर से आया था। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप सोचो। और पीछे जाएं 2021 में अगर मैं बात करूं तो 2021 में जो है थोड़ा सा कम पूछा था। 2021 में आपसे इसमें से 9 नंबर का क्वेश्चन मात्र पूछा था, 9 नंबर का क्वेश्चन मात्र पूछा था। और अगर मैं 2020 में पीछे जाऊं ना थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपसे 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, 15 नंबर का। तो चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, अब इससे ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो आप चैप्टर समझ गए हो। 9-10 नंबर का एवरेज मान के चलें तो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो 70 में से 10 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से तो आएगा ही आएगा, हम ये मान के चल लें। बीच का ले लें, 10-12 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है?
2024 में जो है आपका जो लेटेस्ट वाला था एग्जाम, उसमें इस चैप्टर से लगभग आए थे, मान के चलिए कि 12 से 14 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से अभी आए हुए थे। ठीक है, तो लगभग इतने नंबर का तो आप मान के चल सकते हो, एक एवरेज मान सकते हो कि 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही आता है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर विद्युत धारा होने वाला है और बड़ा चैप्टर भी है। मेन बात ये बड़ा चैप्टर भी है, तो आपको इसमें बड़ा चैप्टर है तो काफी सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। आज हमारा टॉपिक है विद्युत धारा बेटा। आज का टॉपिक हेडिंग डाल लो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। हेडिंग डालो विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। सब बच्चे डाल लिए हेडिंग, चैप्टर का नाम डाले विद्युत धारा। आज हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे विद्युत धारा होती क्या है। हाई स्कूल में पढ़े थे विद्युत धारा के बारे में, हाई स्कूल में पढ़े थे। आवेश देखो बेटा, अगर आवेश रुका हुआ है ना तो स्थिर आवेश कहलाता है। अगर आवेश रुका हुआ होता है तो स्थिर आवेश कहलाता है, लेकिन अगर आवेश दौड़ने लग जाए, चलने लग जाए, भागने लग जाए तो फिर वो हो जाता है विद्युत धारा। माने आवेश अगर प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है, आवेशों के बहने को ही विद्युत धारा कहते हैं। और कुछ नहीं है विद्युत धारा। विद्युत धारा और कुछ है ही नहीं है। अगर आवेश रुका हुआ है तो स्थिर आवेश, और अगर आवेश चलने लग जाए तो विद्युत धारा बन गया। तो तारों में क्या बहता है, जब हम कहते हैं तारों में करंट बह रहा है तो करंट मतलब क्या बह रहा है तारों में? तारों में आवेश बह रहा है। तो आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक छोटा सा मैं डिफिनेशन देता हूं आपको, एक छोटी सी डिफिनेशन मैं देता हूं विद्युत धारा की। क्या लिखोगे? आवेशों के प्रवाह दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। कोई आपसे अब पूछे विद्युत धारा क्या होता है तो क्या बोलोगे? विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। माने अगर मान लो कि क्यू आवेश है, क्यू आवेश, छोटा सा क्यू आवेश, आप जानते हो ना आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर क्यू आवेश किसी क्षेत्रफल से, कोई एक क्षेत्रफल हमने लिया और इस क्षेत्रफल से हमने देखा कि यहां से क्यू आवेश पार करके निकल गया, क्यू आवेश पार करके निकल गया, और इस क्षेत्रफल को पार करने में क्यू आवेश ने लिया टी समय। कितना समय लिया? टी समय में क्यू आवेश हमारा इस क्षेत्रफल को पार कर गया। टी समय में, टी समय कुछ भी हो सकता है, मान लो 2 सेकंड में पार कर गया, 2 सेकंड में पार कर गया, 2 सेकंड में। और आवेश हम मान लेते हैं चलो 25 कूलम, या 25 कूलम क्या 12 कूलम आवेश मान लो। 12 कूलम आवेश को इस क्षेत्रफल को पार करने में अगर 2 सेकंड लग रहा है तो बताइए कितना धारा बहा। तो यहाँ पे जो धारा होता है हम उसको आई से प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों। किससे? आई से प्रदर्शित करते हैं। छोटा आई बड़ा आई दोनों से प्रदर्शित कर सकते हैं आप, तो हम यहाँ पे छोटे आई से प्रदर्शित कर रहे हैं। छोटा आई बराबर कितना हो जाता है? क्यू अपॉन में टी। ऐसे छोटा आई बराबर होता है क्यू अपॉन में टी। अगर अब बताइए, अब जरा इस क्षेत्रफल से अगर 12 कूलम आवेश जा रहा है 2 सेकंड में तो कितना धारा बह रहा होगा, कितना धारा बह रहा होगा? तो 12/2 कितना हो गया? 12/2 6 हो गया। धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है प्यारे बच्चों। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो याद रखिएगा, एक इससे ना क्वेश्चन आया था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया था। तो उस क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूं, और क्वेश्चन क्या था मैं आपको बताता हूं, रुको ध्यान से। ये पूछा कब था? 2021 में आपसे पूछा था। 2021 में आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि भाई साहब अभी आपने देखा आई बराबर कितना होता है? क्यू अपॉन में टी। तो यहां पे ना आपसे पूछ लिया था 1 एम्पियर बराबर होता है। 2021 में आपसे पूछा था 1 एम्पियर बराबर होता है। 4 ऑप्शन दे दिया आपको। कहा बताइए क्या 1 कूलम प्रति 1 सेकंड होता है, या फिर दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको, कहा कि क्या बताइए 1 कूलम गुणे 1 सेकंड होता है। तीसरा ऑप्शन चलो मैं दे देता हूं अपने देन से, 1 कूलम प्लस 1 सेकंड होता है, या चौथा ऑप्शन 1 कूलम माइनस 1 सेकंड होता है। कौन सा सही है? आवेश कूलम हो गया, सेकंड ये हो गया, तो कूलम प्रति सेकंड किसके? एम्पियर के बराबर। तो 1 एम्पियर बराबर किसके होगा? 1 कूलम प्रति सेकंड। पहला नंबर आप ठीक होगा? पहला नंबर ठीक होगा कि नहीं? बी कौन बता रहा है जी? गुणा कहां से कर दोगे? 1 कूलम इंटू सेकंड कहां से होगा? कूलम ऊपर सेकंड नीचे, तो कूलम प्रति सेकंड, यही तो हुआ ना, कूलम प्रति सेकंड। 1 कूलम आवेश अगर 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो हम कहते हैं 1 एम्पियर की धारा बही।
एक कूलम आवेश अगर 1 सेकंड में प्रवाहित हो जाए तो हम कहते हैं कि परिपथ में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तार में 1 एम्पियर की धारा बह रही है। तो किसी तार में अगर 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में बह जाए तो हम कहते हैं तार में कितने एम्पियर की धारा बही? 1 एम्पियर की धारा बही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ जरा से, इतनी बात सबको समझ में आई? तो विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा आपसे कोई पूछे तो विद्युत धारा के बारे में क्या लिखोगे? आवेशों के प्रवाह दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q अपॉन में T होता है, ये फॉर्मूला। अब इसके बाद और क्या लिखोगे? इसका मात्रक लिखना, इसकी विमा लिखना। क्या क्या लिखोगे? इसका मात्रक लिखना। इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक क्या है बेटा? इसका मात्रक है 1 कूलम प्रति सेकंड लिख देना, कूलम प्रति सेकंड, कूलम प्रति सेकंड, सेकंड, या फिर क्या होता है अथवा एम्पियर, 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 ये है इसका मात्रक। ठीक है, पहली चीज। दूसरा चीज क्या लिखोगे? इसका विमा। इसका विमा क्या है? इसका विमा बेटा ए होता है, ए भी होता है, या फिर आई भी लिखते हैं, कहीं कहीं आई भी लिखते हैं इसकी विमा में, कैपिटल आई भी लिखते हैं। तो आपके बिहार बोर्ड में, हमारे बिहार बोर्ड में आई लिखते हैं। ठीक है, और क्या है? अच्छा, इसका विमा हो गया। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, बीजगणित नियम से आराम से जुड़ जाती है। अदिश राशि है, सदिश नहीं है बेटा, अदिश राशि है। ठीक है, 3 चीजें यहाँ पे 3 पॉइंट करके लिखोगे। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? विद्युत क्षेत्र में रखे स्थिर बिंदु आवेश पर विद्युत बल कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश रखा होगा, मान लो विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा है, तो मैंने आपको बता रखा है पहले ही कि विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश रखा हुआ है तो उस पर बल कार्य करता है। अगर बल कार्य करेगा तो ये कहाँ जाएगा? आगे की तरफ भागने लगेगा। किसी भी चीज पे अगर बल कार्य करता है तो क्या वो वहीं रुका रहता है? वो आगे की तरफ बढ़ जाता है ना जी। हाँ, तो यहाँ पे अगर कोई भी आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो इस पर बल कार्य करेगा, और बल किधर की तरफ? इधर की तरफ कार्य करेगा। F बराबर Q इंटू ई बल कार्य करेगा, जिसके कारण ये इधर की तरफ चलने लगेगा, गति करने लगेगा। तो जब आवेश गति करने लगेगा तो क्या कह रहा है? वह विद्युत बल की दिशा में गति करता है। आवेश विद्युत बल की दिशा में क्या करने लगेगा? गति करने लगेगा। और विद्युत आवेश की गति की जो अवस्था होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अगर आवेश गति करने लग जाए तो हम इसी को कहेंगे विद्युत धारा। ठीक है, आगे देखिए, प्रत्येक गतिमान आवेश के संगत चालन में विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती। ये नहीं कि हर एक आवेश गति कर रहा है तो हम कहेंगे कि विद्युत धारा ही उत्पन्न हो गई। कई बार विद्युत धारा उत्पन्न नहीं भी होती। नेट धारा जो है आपका क्या होना चाहिए? चालक में नेट धारा प्रवाह होना चाहिए। नेट धारा प्रवाह, इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेट धारा प्रवाह चालक में क्या होता है उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे कि नेट प्रवाह होना क्यों आवश्यक है। मान लो कि इसको ऐसे समझ लेते हैं, चलो अभी 2 मिनट है, समझ लेते हैं। मान लो कि एक हमारा चालक है, चालक मतलब एक तार है, ये तार है, ये क्या बनाया है? तार। जैसे ये तार है ना, मान लो ये तार है, तो ये तार हमने बनाया। तो तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन पता है, ये इलेक्ट्रॉन, मान लो कि इलेक्ट्रॉन ई वाला इधर जा रहा है, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, पहला और तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, चौथा वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। अगर सब इधर उधर गति कर रहे हैं तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, जीरो हो जाएगा नेट धारा। ये नहीं कि सबके कारण जो है यहाँ पे धारा प्रवाहित होने लगेगी, ऐसा भी नहीं है। तो नेट धारा यहाँ पे प्रवाहित जीरो हो गई ना। सारे के सारे एक साइड बह रहे होते तो धारा प्रवाहित होती, लेकिन एक इधर जा रहा है, दूसरा उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, दूसरा उधर जा रहा है, तो इससे यहाँ पे धारा प्रवाहित नहीं होगी, यहाँ पे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। कम्युनिटी में मैसेज मत करना प्रभु, आप हमको बस डाउट सेक्शन में मैसेज कर देना, हम खुद कम्युनिटी में आपको कनेक्ट कर लेंगे। इतनी कृपा कर देना, बस डाउट सेक्शन में हमको मैसेज कर देना, वीडियो के नीचे डाउट सेक्शन रहता है, डाउट सेक्शन में मैसेज कर देना, हम खुद आपको कम्युनिटी में कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। और कोई परेशानी? इतना गुस्सा, इतना समस्या लेकर के कहाँ से रहते हो जी? इंसान को हंसमुख होना चाहिए, खुशी खुशी होना चाहिए, क्या समझ रहे हो? इतना समस्याएं जीवन में थोड़ा ना होना चाहिए। फास्ट ट्रैक रिवीजन, फास्ट ट्रैक रिवीजन देखिए क्या है। फास्ट ट्रैक रिवीजन क्या करेंगे अब हम लोग, बताइए जल्दी जल्दी।
फास्ट ट्रैक रिवीजन में आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा आई बराबर क्यू अपॉन में टी। कल इसके मतलब मंडे को इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे और पढ़ेंगे शानदार तरीके से। फिलहाल आज के लिए इतना ही। और हम लोगों ने PYQs देखे, PYQs देखे। तो विद्युत धारा आप नोट कर लीजिएगा। पहले आप देखिए क्या क्या लिखोगे, पहले ये पूरा लिख लीजिएगा, फिर ये लाइन लिखिएगा परिभाषा के रूप में। ये परिभाषा हो गई, ये फॉर्मूला हो गया, और ये 3 पॉइंट हो गए आपके। ठीक है, इतना कुछ आपको लिखना है विद्युत धारा में। अगली क्लास जो हो जाएगी वो ओम का नियम मैं पढ़ाऊंगा आपको, ओम का नियम कराऊंगा। ठीक है, ओम का नियम कराऊंगा, ये हो जाएगा।